आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 4 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू योर बुक। चैप्टर नंबर 10 है ये अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो स्टार्ट करते हैं हम रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। अभी तक हमारे हिस्ट्री के 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आप होप सो आप सबने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो मे बी एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ बच्चे अभी बिजी भी हैं, तो आप उनको अब देख सकते हैं। आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। ब्रिटिश रूल के समय हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव आए। जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी, उससे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो नीचे गिर रही थी, क्योंकि जो नई इंडस्ट्रीज़ थी ना, वो सिर्फ उन्होंने अपने आप को बढ़ाने के लिए शुरू की थी। ब्रिटिश ने अडॉप्ट की थी न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम। इन्हें इंडिया में शुरू किया, जिससे किसानों का बहुत शोषण हुआ था। जो मेन पर्पस था लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ का, वो था ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। ब्रिटिशर अडॉप्ट कर रहे थे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ को, और 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे जो है वो राइट मिल गया था टैक्स कलेक्ट करने का बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। बट लैंड रेवेन्यू जो है उसका राइट कलेक्टर को दिया था कलेक्ट करने के लिए। तो हम पहले पढ़ते हैं इसका बिडिंग सिस्टम। जो हमने इसने सिस्टम जो है पॉलिसीज जो शुरू की थी, पहला था बिडिंग सिस्टम। इसे इजारेदारी भी कहते हैं। 1765 में लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग जो है, इन्होंने अरेंजमेंट किया था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। क्या किया 1765 में? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, इन्होंने अरेंजमेंट किया 5 साल के, अगले 5 साल के लिए लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। इस सिस्टम के अंडर जो है वो टैक्स कलेक्ट करने का राइट हाईएस्ट बिडर, यानी जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, उसे दिया जाएगा। 1777 में ही मेड इट फॉर 1 ईयर। पहले जो हाईएस्ट बिडर के लिए टैक्स कलेक्ट करने का मौका था वो 5 साल के लिए दिया जाता था, पर 1777 में इसे 5 साल की जगह 1 साल कर दिया। जो बिडर थे वो एक्सप्लॉइट यानी शोषण करते थे किसानों का, यानी जितना टैक्स उनसे कलेक्ट कर सके उनसे उतना करते थे। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो बंगाल और बिहार में जारी किया। बिडिंग सिस्टम में क्या था? जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो उनकी तरफ से जो टैक्स कलेक्ट करेगा, और जो बिडर होता था वो किसानों से अपना जितना जी चाहे उतना पैसा जो है वो इकट्ठा करता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नया सेटलमेंट लेकर आए बंगाल और बिहार में, जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लेकर आए थे? परमानेंट सेटलमेंट लाए थे। कहाँ लाए थे? बंगाल में, मेन बंगाल में आया था, बट बिहार में भी आया था। बाद में इसे एक्सटेंड किया गया था बिहार, उड़ीसा, बनारस और नॉर्थन इंडिया में। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लैंडलॉर्ड हैं वो लैंड ओनर हैं लैंड के। ये कह दिया गया कि ठीक है, जो इस पे लैंडलॉर्ड जो वहाँ के हैं एरिया के, उनको सबको ज़मीन का हक दे दिया जाए, ज़मीन का मालिक उन्हें ही बना दिया जाए। लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया गया, भी सरकार जो है वो इतने % टैक्स लेगी, वो लेना। जो ज़मींदार डिपॉजिट कराएगा खजाने में, क्योंकि कोई कारण ऐसा नहीं था कि ज़मींदार जो है वो फेल हो सके फिक्स रेवेन्यू जमा करवाने में। गवर्नमेंट जो है, अगर फिक्स रेवेन्यू किसी का नहीं आता था तो सरकार क्या करती थी? उसकी ज़मीन बेच देती थी और अपने पैसे पूरे करती थी। तो यहाँ क्या किया इन्होंने? फिक्स कर दिया। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि 50,000 रुपये फिक्स कर दिए कि पर जो लैंड है वहाँ से 50,000 रुपये फिक्स हमारा रेवेन्यू आना चाहिए, चाहे उसकी इनकम हो चाहे ना हो, सरकार को कोई लेना देना नहीं। तो अगर वो पेमेंट करने में फेल हो जाए तो उस केस में यहाँ पर उसकी ज़मीन जो है वो बेच दी जाएगी और पैसा कलेक्ट किया जाएगा। और ज़मींदार को कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। ज़मींदार अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे पैसे कलेक्ट करता था,
जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया, सरकार ने तो 50,000 फिक्स कर दिए, तो ज़मींदार कभी लाख ले लेना, कभी 1.5 लाख, जितना लूट सकता था किसानों से उतना वो लूटता था। तो इसके बाद चलते हैं, इसके डीमेरिट नुकसान क्या थे। ज़मींदार क्या कर रहे थे, एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचार कर रहे थे किसानों पर। जो इनकम थी कंपनी की वो फिक्स थी, पर समय के साथ साथ खर्चे बढ़ गए, इनकम नहीं बढ़ी, तो कंपनी को क्या होने लगा, लॉस होने लगा। जो टैक्स का बर्डन था वो नॉन एग्रीकल्चर क्लास पर बढ़ता चला गया। जो गवर्नमेंट है उनका किसानों के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था, और जो परमानेंट सेटलमेंट है वो ज़मींदार खुद अमीर होते चले जा रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा लूट रहे थे किसानों से। नेक्स्ट आ जाता है रियोतवाड़ी सिस्टम। यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के और जो ऊपर हमने दोनों रियोतवाड़ी सेटलमेंट था, दोनों के डीमेरिट्स ख़त्म किए, नुकसान ख़त्म किए, उनके फ़ायदे उठाए और नया सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए, रियोतवाड़ी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के नुकसान ख़त्म किए और लॉर्ड मुनरो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रियोतवाड़ी सेटलमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी मद्रास में, ये बंगाल से नहीं शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी मद्रास में और मुंबई में। इस सिस्टम में गवर्नमेंट ने सोचा भी अब हमें तो ऐसे नुकसान हो रहा है, भी इनकम सारी जो है ज़मींदार ले जाता है। उन्होंने ज़मींदार को बीच में से हटा दिया और ख़ुद ही डायरेक्टली किसानों से टैक्स चार्ज करने लगे। अब किसान जो हैं वो ज़मीन के मालिक बन गए थे और इनका लैंड रेवेन्यू भी फिक्स था, और लैंड रेवेन्यू हर 20 से 30 साल के बाद ही बढ़ाया जाता, और इस सिस्टम को जो है वो बेस्ट माना गया। इसके बाद डीमेरिट्स, बेस्ट माना गया इन कंपैरिजन टू जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था परमानेंट। अब इन दोनों से बेस्ट कौन सा होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अब डीमेरिट्स क्या थे रियोतवाड़ी सिस्टम के। रियोतवाड़ी सिस्टम में जो सरकार है अब किसानों का शोषण कर रही थी। मोस्टली जो प्रोड्यूस होता किसानों का वो सरकार ले जाती। जो गरीब किसान थे उन्हें अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ जाती टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा होता था। सारा का सारा सरकार के पास चला गया, इनके पास क्या बचेगा, तो उस किसान ज़मीनों को गिरवी रखते थे, अपना गुजारा करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है महलवाड़ी सिस्टम। रियोतवाड़ी सिस्टम के डीमेरिट्स ख़त्म करने के लिए एक और सिस्टम आया, महलवाड़ी सिस्टम। इसे यूपी में शुरू किया गया। परमानेंट कहाँ शुरू किया, बंगाल में। रियोतवाड़ी कहाँ शुरू किया, मद्रास में। महलवाड़ी कहाँ शुरू किया, यूपी में। यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश। ये जो सिस्टम था वो पूरी कम्युनिटी के लिए एक सा था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू था वो सरकार को दिया जा रहा था पूरे गांव की तरफ से। ये सिस्टम काफ़ी लंबे समय तक चला। इस सिस्टम को बेस्ट माना गया क्योंकि ये सिस्टम दोनों से बेस्ट था, चाहे वो परमानेंट हो चाहे रियोतवाड़ी हो, दोनों से बेस्ट था क्योंकि ये लंबे समय तक चला था। इसका मेन डिफेक्ट था सिस्टम का दैट अंडर दिस पीपल हैड टू पे हैवी लैंड रेवेन्यू, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। बट उनके जो नुकसान थे कि बिल्कुल कुछ नहीं बचना और ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की कोशिश करनी, उससे ये बच गए थे किसान थोड़ा सा। बट इन पे एट्रोसिटीज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। नेक्स्ट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। अभी जो लैंड रेवेन्यूज पॉलिसी आई उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। जो अत्याचार हो रहे थे किसानों पर, वो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी। जो ज़मींदार हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। परमानेंट और नॉन परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस किए गए, इन्हें फिक्स लैंड रेवेन्यू देना था गवर्नमेंट को, अपने खुद मास्टर बन गए, ज़मीन के मालिक बन गए, और किसानों से लूट के पैसा कुछ देते थे ब्रिटिशर्स को, बाकी खुद रख लेते थे। और जो सरकार है वो ज़मींदार को कभी चेक नहीं करती थी कि वो किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है किसानों को। इवन गवर्नमेंट जो है जब उसने नए सिस्टम लेकर आए तब गवर्नमेंट खुद भी
एक्सप्लॉइट कर रही थी, फार्मर्स को शोषण कर रही थी, उनसे पैसा लूट रही थी। इवन इन एरियाज़ में 1/3 या 1/2 टोटल प्रोडक्शन जो है वो लैंड रेवेन्यू होती थी। यानी मान लो अगर 60 रुपीज़ कमाए हैं तो 20 रुपीज़ उसका टैक्स में या 30 रुपीज़ उसका टैक्स में जाएगा। और हर साल जो लैंड रेवेन्यू का रेट है वो बढ़ा दिया जाता, किसान और गरीब होते चले जा रहे थे। इसके अलावा जो लैंड है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, जो परिवार के मेंबर्स में बांट दी गई। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो फार्मर्स थे वो टैक्स डिपॉजिट कर रहे थे किसी भी हाल में, चाहे वहाँ पर बाढ़ पड़ी आई हो, सूखा पड़ा हो, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो, किसानों को उनका कर्जा यानी उसका जो टैक्स था वो माफ़ नहीं था। किसान अपनी ज़मीन को गिरवी रखते थे और अंग्रेज़ों को टैक्स पे करते थे, जिसके कारण किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है और बदतर और ख़राब होती चली जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कमर्शियलाइजेशन यानी व्यापारीकरण। ब्रिटिश रूल के एस्टेब्लिश होने से पहले इंडियंस जो थे वो सबसे ज़्यादा खेती करते थे, एक दूसरे की आपस में ज़रूरत पूरी कर लेते थे। इसके अलावा जो गांव में बर्तन बनाने वाले थे, कपड़ा बनाने वाले थे, मोची थे, लोहार थे, नाई थे या कपड़े धोने वाले थे, वो क्या करते, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते। बट जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया में तो उस समय तो जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो डिस्टर्ब हो गई। इसके अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो थी ब्रिटिश फार्मर की, उसमें फ़िक्स लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था फ़िक्स टाइम पर। अब जो किसान थे वो फसलें उगाकर एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने की जगह उन्हें बेचने लगे, मार्केट में बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगे। जो मेन पर्पस था वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का था, ताकि सरकार को टैक्स दिया जा सके टाइम पर, और लोन जो ले रखा है मनी लेंडर से उसको भी चुकाया जा सके। तो इसी कारण इसका कमर्शियलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर का वो शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया। अब जो किसान थे वो क्या उगाते थे, वीट, कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर केन, जूट, क्योंकि ये फसलें जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रखती थी, बहुत ज़्यादा रेट में सेल होती थी। इन फसलों को बेचकर किसान को जो है वो अच्छी इनकम हो रही थी, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा थी। इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंग्लैंड क्या करता था, रॉ मटेरियल हमारे देश से ही लेता था। सो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट करवाया एग्रीकल्चर का, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पंजाब, बंगाल, गुजरात और बिहार में। इसके बाद चलते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसके प्रभाव क्या पड़े, सबसे पहले इसके बेनिफिट क्या हुए, फ़ायदे क्या हुए। इट बेनिफिट्स की बात करें, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन आया था एग्रीकल्चर में तो बहुत सारी फसलें यहाँ पर किसान उगाने लगे थे। एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने के साधन भी डेवलप हुए। किसान इजीली बाज़ार तक पहुँचने लगे, वहाँ से सस्ते दामों में चीज़ें खरीदने लगे। जो विज़न था किसानों का वो भी बढ़ने लगा। किसान जागरूक होने लगे थे अपने अधिकारों के लिए। अब कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो किसान जो है जहाँ एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन का बेनिफिट उठा रहे थे, वहाँ कुछ नुकसान भी उठाए। किसान जो है आज भी ट्रेडिशनल मेथड से जो है वो व्यापार करते थे, बट जो और कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन, ये जो हैं फसलें मशीन के द्वारा उगाते थे। इसी कारण किसान जो हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। इसके अलावा किसान अपनी फसलें जब भी मार्केट में बेचते थे तो आड़ती के थ्रू, मनी लेंडर्स के थ्रू बेचते थे, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मनी लेंडर्स के पास चला जाता था, और जो किसान है उसे अपनी फसल की फुल वैल्यू नहीं मिलती थी। उसके बाद इन चीज़ों से परेशान होकर किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ अपनाई थी किसानों पर की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए। परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने न्यू सेल लॉ अपनाया। जो ज़मींदार थे जो समय पर लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते थे तो उनके खजाने में अगर पेमेंट ना आई तो उनकी ज़मीन को बेचकर पैसा पूरा किया जाता था। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारी ज़मीनों पर टैक्स लगातार बढ़ाते चले गए
और वो ज़मीनें अपने कब्ज़े में ले ली जो ज़मींदार को एम्परर्स ने, राजा महाराजाओं ने दी थी। जो लैंड टैक्स था वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। गवर्नमेंट जो है वो आज भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि जो कंडीशन थी किसानों की और ख़राब होती चली जा रही थी, तो इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया किसानों के अगेंस्ट। तो क्यों किया ये मैंने आपको अभी बताया, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर उसके बाद इस तरह का रिवोल्ट जो है वो सबसे पहले बंगाल में शुरू किया। इस रिवोल्ट में जो सन्यासी थे, फ़कीर, संत, इन्होंने सब ने ज्वाइन किया। ब्रिटिशर्स को 30 साल लग गए थे इस रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए। 1822 में सबसे पहले रामोसी ने रिवोल्ट शुरू किया था। किसके लिए किया था? जो लैंड रेवेन्यू बढ़ रहा था उसके लिए। और ये जो है चित्तौड़, सतारा, सूरत में किया 1825 में बाय फोर्स, ज़बरदस्ती। और गवर्नमेंट लगातार इन रिवोल्ट्स को दबाने की कोशिश कर रही थी। जब भी सरकार इनको दबाने की कोशिश करती है, एक नया रिवोल्ट खड़ा हो जाता। 1829 में फार्मर ऑफ द सैंडोवे डिस्ट्रिक्ट के किसान, इन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। 1835 में धनंजय की लीडरशिप के अंडर गंजम डिस्ट्रिक्ट में रिवोल्ट हुआ टिल 1837 तक। फिर 1842 में बुंदेला जमींदार के थे, इनकी लीडरशिप के अंडर रिवोल्ट हुआ। फिर उसके बाद मधुकर फार्मर, इन्होंने रिवोल्ट किया सागर में। इन 1849 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पंजाब जैसे कि पटियाला, रावलपिंडी, यहाँ के भी किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इंडिगो रिवोल्ट। तो इंडिगो कल्टीवेटर्स जो थे, इन्होंने भी विद्रोह किया था अगेंस्ट द इंक्रीज टैक्स ऑन इंडिगो, क्योंकि इंडिगो पर भी टैक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा था। 1858 और 1860 में ये जो रिवोल्ट है बंगाल और बिहार के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया था। जो ब्रिटिशर्स है वो फोर्स कर रहे थे कल्टीवेटर्स को इंडिगो लगाने के लिए, इन्हें वार्निंग दे रहे थे, बट द कल्टीवेटर रिफ्यूज्ड। बट जो खेती करने वाले थे वो मना कर रहे थे कि हम नहीं लगाएंगे इंडिगो। बट जब इन्हें फोर्स किया गया तब कल्टीवेटर्स ने क्या किया? अटैक करना शुरू कर दिया ब्रिटिश प्लांटर्स पे। उसके अलावा फैक्ट्रियों को लूटना शुरू कर दिया। सभी एफर्ट्स जो थे इसको, जो भी रिवोल्ट हुआ था इसको कंट्रोल करने के लिए, वो फेल हो गए। यहाँ पर ब्रिटिशर्स इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। 1866 और 68 में जो रिवोल्ट था चंपारण बिहार का, वो हुआ। और इंडिगो रिवोल्टर्स जो हैं वो लगातार विद्रोह करते रहे 20वीं सेंचुरी तक, जब गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी एक्सटेंडेड हिज सपोर्ट इन फेवर ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। तो गांधी जी के फेवर के बाद ये विद्रोह खत्म हुआ था। तो उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में अब आप आंसर देंगे। और इसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, चैप्टर ओवरऑल यहाँ खत्म हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था। फिर रियोतवाड़ी सेटलमेंट जो 1820 में आया था, सेम इफेक्ट पड़ा लंबे समय तक। किसान जो है वो यहाँ पर कर्जे में उनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि उन्हें आगे पेमेंट करने के लिए लोन उठाना पड़ता था। जो किसान थे वो और फसलें लगा रहे थे, जैसे कि वीट, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन, जूट, क्योंकि ये फसलें जो है वो मार्केट में महंगी बिकती थी। ये फसलें जो हैं एज अ रॉ मटेरियल इंग्लैंड इनसे ख़रीदता था सस्ते दामों में, और बाहर अपने देशों में ज़्यादा दाम में बेचता था। और जो किसान है वो विद्रोह कर रहे थे अलग अलग जगह पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। 1858 और 60 में जो इंडिगो प्रोड्यूसर थे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। होप सो आप चैप्टर सुनने के बाद को जो एक्सरसाइज है वो इजीली कर लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता तो आप उसको कर लीजिएगा। और इस संडे हम मिल रहे हैं आपसे लाइव MCQ सीरीज़ के साथ। जल्दी आपको लिंक जो है वो आपको दे दिया जाएगा। और लगातार हमारी क्लासेस के साथ बने रहिए ताकि आप अच्छे से SST की प्रिपरेशन कर सकें। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आपको अच्छे से करवाई जाएगी। उसके अलावा PTET CTET में जो ये चैप्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो हमारी जो क्लासेस हैं उनको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू।